ठीक है, ह्यूमन मिल्क की बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग ये कह सकते हैं कब बेबी को मिल्क मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो तुरंत बर्थ के तुरंत बाद बेबी को मिल्क प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर मान लीजिए सिजेरियन हुआ है तो विद इन 4 आवर्स तक दे देना चाहिए, है ना। और अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो विद इन 30 मिनट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। तो सबसे पहली लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग should be initiated within 30 minutes as early as possible। लेकिन विद इन 30 मिनट्स तो स्टार्ट ही हो जाना चाहिए, विद इन 30 मिनट्स ऑफ ए नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, ऑफ अ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी एंड विद इन 4 आवर्स ऑफ डिलीवरी बाई सी सेक्शन, ऑफ डिलीवरी बाई सीजेरियन सेक्शन। बट याद रखिएगा एज अर्ली एज पॉसिबल। ये भी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सिजेरियन सेक्शन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि मदर का ऑपरेशन अभी चल ही रहा होगा, है ना। इसके अलावा लिख लेते हैं कि कब तक हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना है, मतलब वाटर भी कब तक नहीं देना है ना। केवल ब्रेस्ट मिल्क में जितना वाटर होगा, 88% वाटर होता है ब्रेस्ट मिल्क में, उससे बेबी की प्यास भी बुझ जाएगी, थर्स्ट भी बुझ जाएगी। इसलिए WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराइए बच्चे को, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। और जितना इसमें एडवांटेज है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे इम्यूनिटी हो, चाहे कोई क्रॉनिक डिसीज हो, या कोई एलर्जिक डिसीज हो, हर कोई भी डिसीज कम होगी अगर कोई बेबी ब्रेस्ट फेड होगा। इसके अलावा IQ वगैरह की बात तो हम लोग करेंगे ही। फिर लिख लेते हैं, WHO recommends एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब केवल ब्रेस्ट मिल्क देना है या केवल ह्यूमन मिल्क देना है फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ, फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ। देखिए यहाँ पे आप लोग ये भी सोच सकते हो कि क्यों भाई एक्सक्लूसिव 6 ही मंथ तक क्यों देंगे, 1 साल तक दे दो, 2 साल तक दे दो, या 3 महीने तक एक्सक्लूसिव दो, उसके बाद खाना खिलाने लगो। ऐसा नहीं है कि 6 मंथ के बाद बेबी को टीथ आ जाते हैं इसलिए ब्रेस्ट मिल्क केवल 6 मंथ तक देते हैं। टीथ आपके 7 या 8 मंथ्स के बाद आना शुरू होते हैं, वो भी इंसाइजर्स वगैरह पहले आते हैं। तो 6 मंथ तक इसलिए दिया जाता है क्योंकि बेबी ग्रो करता रहता है, धीरे धीरे उसकी मिल्क की रिक्वायरमेंट जैसे वो बड़ा होता जाएगा ज्यादा होगी। तो 6 मंथ तक की बात किया जाए तो 6 मंथ तक मदर अपना मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। उसके बाद बेबी जैसे जैसे और बड़ा होगा तो जो ब्रेस्ट मिल्क होगा वो इनएडिक्वेट होगा। इसलिए हम चाहते हैं 6 मंथ तक, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल है। 6 मंथ तक मदर अपना मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकती है बेबी की रिक्वायरमेंट की के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके बाद और फर्दर नहीं बढ़ा सकती है। इसलिए हमें जरूरत होती है कि उसके बाद बेबी को कुछ ऊपर की चीज दिया जाए। इस चीज को हम लोग कहते हैं वीनिंग किया जाए या कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट किया जाए, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इवन वाटर कैन शुड नॉट बी गिवन, इवन वाटर शुड नॉट बी गिवन बिफोर 6 मंथ्स। और 6 मंथ्स के बाद हम लोग कुछ उसको बच्चे को ऊपर की चीज खिला सकते हैं, ठीक है, जैसे दाल, दाल का पानी, चावल का पानी, है ना। तो लिख लेते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वीनिंग, कि ब्रेस्ट मिल्क के अलावा भी हम लोग उसको देना शुरू करेंगे। वीनिंग शुड स्टार्ट बाय 6 मंथ, क्योंकि इसके बाद मदर और मिल्क प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकती है 6 मंथ्स ऑफ एज। व्हेन कॉम्प्लीमेंट्री फीड, मतलब मिल्क को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फीड देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फीड
weaning should be started by 6 months of age when complementary feed should be started in addition to breast milk। ऐसा नहीं कि breast milk को हम लोग बंद कर देंगे, in addition to breast milk। इसके अलावा अब ये अगर पूछा जाए कब तक मदर का मिल्क दे सकते हैं बच्चे को, तो मैक्सिमम अप टू 2 years। ठीक है, तो लिख लेते हैं ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यूड, ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी कंटिन्यूड अप टू 2 years। इसके बाद जरूरत नहीं होती है। एक लाइन मैंने सबसे पहले बताया था कि ब्रेस्ट मिल्क या ह्यूमन मिल्क में किसी भी मिल्क से अगर हम कंपेयर करें जो नॉर्मली यूज किया जाता है एज अ सब्स्टिट्यूट, उसमें सबसे कम प्रोटीन ह्यूमन मिल्क में होता है। इसलिए जो ह्यूमन न्यूबॉर्न की ग्रोथ होती है किसी भी एनिमल से अगर कंपेयर करो तो स्लोएस्ट होती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इस चीज को, द लोएस्ट प्रोटीन कंटेंट ऑफ ह्यूमन मिल्क। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कितना प्रोटीन होता है और कौन कौन सी प्रोटीन होती है। द लोएस्ट प्रोटीन कंटेंट ऑफ ह्यूमन मिल्क इज इन कीपिंग विद द स्लोएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ह्यूमन इन्फेंट। स्लोएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ह्यूमन इन्फेंट। इन्फेंट मतलब 1 साल तक का बच्चा है ना। अप टू 2 month हम लोग न्यूनेट कहते हैं, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि आपका ये इन्फेंट है। तो जो ग्रोथ होती है किसी भी न्यूबॉर्न की वो काफी स्लो होती है अगर हम लोग कंपेयर करें इसको किसी और मैमल के बच्चे के ग्रोथ से। ठीक है, तो इतना एक बेसिक हो गया कि ब्रेस्ट मिल्क हम लोग कब स्टार्ट कर सकते हैं। विद इन 30 मिनट्स दे देने होते हैं अगर नॉर्मल डिलीवरी है, अगर सिजेरियन है तो विद इन 4 hours। इसके अलावा फर्स्ट 6 month तक केवल मदर का ही मिल्क देना है, इसके अलावा कुछ और देने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद वीनिंग मतलब ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ और देना है तो 6 month से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा ब्रेस्ट मिल्क कब तक दे सकते हैं, एज लॉन्ग एज 2 years तक हम दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है ह्यूमंस की ग्रोथ काफी स्लो होती है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में। वो इसलिए होता है क्योंकि प्रोटीन मदर के मिल्क में मिनिमम होता है और प्रोटीन ही आपके बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, है ना। इतना चीजें हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या बेनिफिट है ब्रेस्ट मिल्क के, बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। बेनिफिट्स काफी ज्यादा हैं, कुछ अभी हम लोग अलग अलग हेडिंग में देख लेते हैं। पहला काम ये करते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क जो है कुछ पर्टिकुलर डिसीजेस या कुछ ना कुछ हम लोग को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इसका रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए कोई न्यूबॉर्न है तो मदर के प्लेसेंटा से भी कुछ एंटीबॉडीज बेबी में आ जाती हैं। पर्टिकुलरली वो आईजीजी आईजीए होती हैं। आईजीएम का साइज काफी बड़ा होता है इसलिए वो प्लेसेंटा से पास नहीं हो पाता है। लेकिन अगर ब्रेस्ट फेड बेबी होता है तो उसमें आईजीएम भी मदर के थ्रू आ जाता है तो उसकी इम्यूनिटी और बेटर होती है। दूसरी चीज, अगर मदर मिल्क कोई बेबी पी रहा है तो कंटामिनेटेड होने के चांस नहीं है, सीधे बच्चा ब्रेस्ट से सक कर लेता है। कोई और मिल्क लोगे, उसे प्रोसेस करोगे, हीट करोगे, बॉटल में डालोगे, पिलाओगे, हैंडल करोगे तो उससे इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो पहली चीज यहाँ लिख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंटी इन्फेक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। एंटी इन्फेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। यहाँ पे हम लोग पहली चीज लिख लेते हैं, ब्रेस्ट मिल्क इज क्लीन एंड अनकंटामिनेटेड। ब्रेस्ट मिल्क इज क्लीन एंड अनकंटामिनेटेड। इसके अलावा अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या और चीजें होती हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी।
तो यहाँ पे सबसे पहला लिख लेते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जैसे मिल्क भी एक सिक्रीशन है ना, मेमोरी ग्लैंड से। तो IgA मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन ए एक सिक्रीटरी एंटीबॉडी होती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मिलेगी ही। तो यहाँ लिख लेते हैं IgA, है ना, सिक्रीटरी एंटीबॉडी, सिक्रीटरी एंटीबॉडी। ये मदर से बेबी को मिल रहा है, मतलब बेबी में पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा हम लोग लिख लेते हैं, चलो ये तो प्लेसेंटा से भी आ जा रहा था, लेकिन IgM जो एंटीबॉडी होगी ये प्लेसेंटा से नहीं आएगा, नॉट थ्रू प्लेसेंटा। ये केवल ब्रेस्ट फेड बेबीज में होगा अगर मदर के थ्रू मिलना है ना, ओनली इन ब्रेस्ट मिल्क। मान लीजिए आप काऊ मिल्क दे रहे हो, तो उस मिल्क को आप क्या करोगे, पहले वार्म करोगे उसके बाद दोगे, तो जो ये एंटीबॉडीज होती हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। केवल मदर के मिल्क से ही ये सब मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड चीज होता है, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस कम होते हैं बेबी में, क्योंकि मदर में एंटी स्टेफाइलोकोकल फैक्टर्स होते हैं, एंटी स्टेफाइलोकोकल फैक्टर। सबको पता है स्टेफाइलोकोकस एक राउंड कॉकस बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा आप देख लीजिए लैक्टोफेरिन होता है, लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन का काम है ई कोलाई को इनहिबिट करना। आपको पता है ई कोलाई से UTI हो सकता है, डायरिया हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो अगर कोई बेबी मदर का मिल्क पी रहा होगा तो ये सब कम होगा। लिख लेते हैं इनहिबिट्स ई कोलाई। ई कोलाई आपको पता है क्या क्या करता है, तो यहाँ पे तो हम लोग इन्फेक्शन पढ़ नहीं रहे हैं। इसके अलावा बाइल स्टिमुलेटेड लाइपेज, बाइल स्टिमुलेटेड मतलब लाइपेज होता है। लाइपेज की वजह से बच्चे में एंटमीबा हिस्टोलिटिका और जियार्डिया का इन्फेक्शन कम होता है, मतलब प्रोटोजोआ की वजह से डायरिया कम होता है। यहाँ से हमने देख लिया कि आपका बैक्टीरिया की वजह से कम होगा। इसके अलावा अगर बाइल स्टिमुलेटेड लाइपेज होगा तो इसकी वजह से आपका प्रोटोजोआ की वजह से डायरिया कम होगा। लिख लेते हैं इनहिबिट्स प्रोटोजोन्स, मतलब सिंगल सेल आपके जो ये होते हैं पैरासाइट्स। तो इसमें प्रोटोजोआ आ गया। प्रोटोजोआ की बात किया जाए तो स्पेशली एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जिससे डिसेंट्री होती है ना, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। या एक क्रॉनिक डायरिया होता है, वो किससे होता है, जियार्डिया से, जियार्डिया लैम्बिया। इतनी चीजें तो हम लोगों ने सिंपली देख ली। इसके अलावा कुछ और चीजें होते हैं, जैसे हम लोगों ने पाबा का जिक्र किया था। पाबा का मतलब है पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। ये स्पेशली प्रोटेक्ट करता है किसी भी न्यूबॉर्न को मलेरिया से। लिख लेते हैं पाबा, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मलेरिया। अब आप लोगों को पता है कि बॉडी में इंटेस्टीन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ आपके बेनिफिशियल होते हैं। जैसे आपको पता होगा विटामिन के, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको एनिमल सोर्स से तो नहीं मिल सकता, तो उनकी बॉडी में इंटेस्टीन में बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन के बनाते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए जो लोग मदर का मिल्क लेते हैं उनमें ये बैक्टीरिया जो हार्मफुल वाले होते हैं वो कम हो जाते हैं, और जो बेनिफिशियल वाले होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और यहाँ पे लिख दीजिए, एफ बाइफिडस फैक्टर। बाइफिडस फैक्टर ये भी आपके ई कोलाई को इनहिबिट करता है, इनहिबिट्स ई कोलाई। ई कोलाई कितनी सारी डिसीजेस करता है ये हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं, और कुछ इनमें से आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर कोई मदर का मिल्क कोई बेबी पी रहा है तो उसका ब्रेन बेटर होता है, तो हम लोग कहते हैं कि उसका IQ ज्यादा होता है।
ये माना जाता है कि अगर एक मदर के 2 बेबी हैं, एक को मान लो उसने ब्रेस्ट फेड कराया और दूसरे को मान लो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराया, तो देखा गया है कि करीब 8 डिफरेंस आता है आईक्यू का। इंटेलिजेंट क्वोशिएंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आईक्यू की बात किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट्स अगर कोई ब्रेस्ट फेड बेबी है तो उसका ज्यादा रहता है। तो ब्रेस्ट मिल्क में कई सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो ब्रेन की ग्रोथ को मेंटेन करते हैं या ब्रेन की ग्रोथ को बेटर करते हैं एज कंपेयर टू काउ मिल्क। लिख लेते हैं, हायर आईक्यू इन ब्रेस्ट फेड बेबीज, इसको हम लोग 1 कर लेते हैं। सेकेंड, हायर आईक्यू इन ब्रेस्ट फेड बेबीज, इसका रीजन आप लोगों ने बता ही दिया था। अगर कोई ब्रेस्ट फेड बेबी होगा तो उसमें कुछ चीजें जैसे आपके एसेंशियल अमीनो एसिड में टाउरिन और सिस्टीन भी आते हैं, तो ये आपके ब्रेन ग्रोथ को या माइलिनेशन में या न्यूरो कंडक्शन में, जैसे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, उसमें हेल्पफुल होते हैं। तो जो ब्रेस्ट फेड बेबीज होते हैं उनमें आईक्यू बेटर होता है या ब्रेन की ग्रोथ बेटर होती है। यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज ड्यू टू, फर्स्ट थिंग लिख लीजिए, टाउरिन एंड सिस्टीन, टाउरिन एंड सिस्टीन which is helpful in nerve impulse transmission, nerve impulse और nerve conduction। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया DHA का, मतलब डोकोसा हेक्सानोइक एसिड का, उसको भी लिख लेते हैं, DHA मतलब डोकोसा हेक्सानोइक एसिड is also important for brain growth, important for माइलिनेशन। आपको पता है नर्व सेल्स के अराउंड माइलिन शीथ होती है, इंपॉर्टेंट फॉर माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो देखा जाए अगर आईक्यू की बात किया जाए तो ऑन एन एवरेज जो बेबीज ब्रेस्ट फेड होते हैं उनका आईक्यू करीब 10 पॉइंट ज्यादा होता है। आपने आईक्यू का क्लासिफिकेशन पढ़ा ही होगा, है ना? तो यहाँ पे देख लेते हैं, आईक्यू ऑफ breastfed babies is more as compared to top fed babies by 10 points। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक बात कर लिया है, एक तो इम्यूनिटी से रिलेटेड, दूसरी बात हम लोगों ने बात कर लिया है मेंटल ग्रोथ से रिलेटेड। इसके अलावा जो प्रोटीन कंटेंट होता है मदर के मिल्क में वो बेबी के लिए सफिशियंट होता है, जो आपके मिनरल्स होते हैं वो बेबी के लिए सफिशियंट होते हैं। 2 चीज बेबी के लिए कम होते हैं, एक विटामिन डी, दूसरा विटामिन के। विटामिन डी कम होने की वजह से हम लोग बेबी को सप्लीमेंट करते हैं विटामिन डी से अप टू 6 मंथ। उसके बाद तो जब वीनिंग स्टार्ट होती है, कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट होती है, तब उसको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा विटामिन के कम होता है मदर मिल्क में, तो इसकी वजह से हम लोग जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तुरंत उसको 1 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर विटामिन के लगा देते हैं और ये विटामिन के धीरे धीरे वहां से रिलीज होता रहता है। इसकी वजह से आपका विटामिन के अगर इंट्रामस्कुलर के अलावा आपने मान लीजिए इसको इंट्रावीनस लगा दिया है तो वो तुरंत बॉडी में जाके मेटाबोलाइज हो जाएगा। अगर आपने इंट्रामस्कुलर लगाया तो धीरे धीरे वहां से एब्जॉर्ब होगा। तो एज ए डेपो इंजेक्शन का काम करता है, तो धीरे धीरे रिलीज होता रहता है और बेबी का विटामिन के से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट रहती है वो पूरी होती रहती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कुछ बेनिफिट मदर को भी होता है। मदर की अगर बेनिफिट की बात किया जाए तो अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उसको लैक्टेशनल एमेनोरिया होगा,
ठीक है, मतलब कुछ दिन तक मेंसेस नहीं होगा तो कुछ दिन तक वो प्रेगनेंसी के लिए उसे बैरियर मेथड या कोई मेथड यूज नहीं करना होगा। इसके अलावा मदर में कुछ कैंसर्स वगैरह कम होंगे। कैंसर की बात किया जाए तो ओवेरियन कैंसर प्रिवेंट होगा, ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंट होगा। तो देखा जाए तो ब्रेस्ट मिल्क की वजह से मदर बेबी में बेटर बॉन्डिंग हो जाता है, बेबी का इम्यूनिटी बेटर हो जाता है, बेबी का आईक्यू बेटर हो जाता है। मदर की बात किया जाए तो उसमें कैंसर वगैरह कम हो जाते हैं। प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है मदर का, क्योंकि अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात किया जाए तो काफी कैलोरी लगती है, काफी मदर के ही तो न्यूट्रिएंट से ब्रेस्ट मिल्क बन रहा है, तो इसकी वजह से मदर को एक्स्ट्रा फूड भी लेना पड़ता है। प्लस मदर में वेट लॉस भी शुरू हो जाता है जो उसने प्रेगनेंसी में गेन कर रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं। बाकी कंपोनेंट की बात किया जाए तो उनको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क देख लेते हैं, फिर उसमें क्या क्या होता है उसको काओ बफेलो गोट इनसे मिल्क से कंपेयर करते हुए देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे लिख लेते हैं नोट करके। नोट में ये लिख लेते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो मदर मिल्क में रहते हैं वो उतने ही होते हैं जितने बेबी की जरूरत होती है। वाटर 88% होने की वजह से आपके बेबी को अलग से वाटर देने की जरूरत नहीं है। और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं कम होते हैं मदर मिल्क में, इसकी वजह से बेबी की किडनी पे सॉल्यूट का लोड कम होता है, मतलब फिल्ट्रेशन का लोड कम होता है। लिख लेते हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट in mother milk are adequate for baby low electrolytes put less solute load on kidney. Water is 88%, therefore baby should not be given additional water up to age of 6 months. इतनी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। इसके अलावा अब ये देख लेते हैं कि मदर मिल्क का क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है, कितना प्रोटीन होता है, कितना उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कितना फैट होता है। तो यहाँ पे अगली लाइन लिख लेते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। बाकी बेनिफिट्स उसके बीच में देख लेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, देखो ब्रेस्ट मिल्क के जो फॉर्मुलेटेड कंपाउंड्स आते हैं या जो फॉर्मूला मिल्क आते हैं उनको हम लोग लैक्टोजन कहते हैं। तो यहीं से हम लोगों को समझ में आता है ह्यूमन मिल्क में सब कुछ तो काफी कम होता है बाकी एनिमल से कंपेयर करें, लेकिन लैक्टोज सबसे ज्यादा होता है ह्यूमन मिल्क में। लिख लेते हैं यहाँ पे, लैक्टोज इज मैक्सिमम इन ह्यूमन मिल्क एज कंपेयर टू काउ गोट या बफेलो मिल्क। क्या क्या कितना कितना होता है और कितनी कितनी एनर्जी हम लोग बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, ये सब इस रेशियो में कुछ होता है। लिख लीजिए यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स 30 to 40%। इसके अलावा आपका प्रोटीन 7 to 10%, हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया था, काफी कम होता है। एंड फैट आपका 45 to 60%, 45 to 60%। इसके अलावा अगर कैलोरी की बात किया जाए कि कितना कैलोरी मिलता है ब्रेस्ट मिल्क में, तो 100 ml में 65 किलो कैलोरी, ये भी मिनिमम होता है। अगर आप यहाँ पे काव या बफेलो मिल्क की बात करिए तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 70 किलो कैलोरी आपको मिलता है। देख लेते हैं, 100 ml of breast milk
gives approximately 65 किलो कैलोरी। ये भी मिनिमम होता है। काउ, बफेलो, इन सब का मिल्क मदर के मिल्क से ज्यादा फैट होता है, ज्यादा प्रोटीन होता है, ज्यादा एनर्जी देते हैं। और जहां तक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट की भी बात किया जाए, जबकि मदर के मिल्क में काफी कम होते हैं, लेकिन उनका एब्जॉर्प्शन और बेटर होता है। इस वजह से जो रिक्वायरमेंट होती है वो बेबी की ब्रेस्ट मिल्क से ज्यादा अच्छे से पूरी हो जाती है, जबकि ब्रेस्ट मिल्क में उतना ज्यादा प्रोटीन, उतने ज्यादा विटामिन होते नहीं है। तो यहाँ पे कंपोजिशन की अगर बात किया जाए, सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट लिख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट में लिखते हैं हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टोज, और कितना होता है 7 ग्राम पर डेसीलीटर। लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की बात किया जाए तो ह्यूमन मिल्क है, लैक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ह्यूमन मिल्क हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैक्टोज, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैक्टोज। तो जो मिल्क के फॉर्मुलेशंस आते हैं वो लैक्टोजन 1 या लैक्टोजन 2 नाम से आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं। जो ये लैक्टोज होता है, अपार्ट फ्रॉम टाउरिन, सिस्टीन, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, ये भी ब्रेन ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर लैक्टोज की बात किया जाए तो ये आपका डाइसैक्राइड है, मतलब 2 मोनोसैक्राइड मॉलिक्यूल से ये बना हुआ है। लैक्टोज को अगर ब्रेक करोगे तो ये टूटेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज। देखिए कुछ लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, मतलब वो दूध पचा ही नहीं सकते हैं। अब ये जो गैलेक्टोज बना हुआ है, अगर ये बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होगा तो मिल्क की वजह से उसे प्रॉब्लम ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि कोई भी मिल्क आप पियोगे उसमें लैक्टोज तो होगा ही। अगर यहाँ गैलेक्टोज बन रहा है बॉडी में, और गैलेक्टोज को मान लीजिए आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इफ एंजाइमेटिक डिफेक्ट, इफ एंजाइमेटिक, अगर वो एंजाइम ना हो, एंजाइमेटिक डिफेक्ट, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गैलेक्टोसीमिया, गैलेक्टोसीमिया। तो अगर ये पूछा जाए आपसे स्ट्रिक्टली कि मिल्क किसको नहीं देना है, तो मिल्क केवल उन्हीं बेबीज को नहीं देना है जो जो सफर कर रहे हैं गैलेक्टोसीमिया से। बाकी जितने भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है मिल्क ना देने की, जैसे अगर आप पूछे एचआईवी मदर है तो मिल्क देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बिल्कुल मिल्क देना चाहिए। मदर को एआरटी शुरू कर दीजिए, बेबी को भी प्रोफाइलैक्सिस देते रहिए। अगर मदर को टीबी है तो भी बच्चे को दे सकते हो मिल्क, बच्चे को आइसोनियाजिड की प्रोफिलैक्सिस देते रहिए और मदर को एटीटी देते रहिए। इसका रैशनल ये है कि अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, अगर मदर मिल्क नहीं देगी तो बेबी मेल न्यूट्रिशन से ज्यादा सफर करेगा। तो उसका तरीका ये है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता रहेगा और मदर ब्रेस्ट फीड करा सकती है, एक्सेप्ट आपका गैलेक्टोसीमिया। लिख लीजिए गैलेक्टोसीमिया is absolute contraindication of breastfeeding। अगर किसी बच्चे को डायग्नोज किया गया है गैलेक्टोसीमिया है, जब भी वो मिल्क पिएगा उसका पेट फूल जाएगा, ठीक है, और वॉमिट करने लगेगा, तो कुछ साइन एंड सिम्टम गैलेक्टोसीमिया से रिलेटेड होते हैं, मतलब वो मिल्क को डाइजेस्ट या पचा नहीं पा रहा है। तो अगर गैलेक्टोसीमिया हम डायग्नोज करते हैं तो ऐसे पेशेंट में मदर का मिल्क देना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मदर की मिल्क में बहुत ज्यादा लैक्टोज होता है। लैक्टोज आगे चल के ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज हो जाता है, गैलेक्टोज बॉडी में इकट्ठा होता रहता है, चेंज हो जाता है गैलेक्टिटॉल में, मतलब एल्कोहल में, और उससे ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो केवल गैलेक्टोसीमिया एक ऐसी इंडिकेशन है जिसमें मदर का मिल्क बिल्कुल देना ही नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो जैसे कुछ थोड़े बहुत रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, जैसे मान लो मदर को चिकन पॉक्स हो गया और उसके एक्टिव लीजन्स आपके ब्रेस्ट पे हैं, तो भी खतरनाक होगा। या मान लो मदर को एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस हो और वो एटीटी ना ले रही हो, तो भी नहीं देने देंगे, है ना। तो बाकी सब रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, यही आपका एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है मदर को, आपके सॉरी बेबी को मिल्क ना देने के लिए। अब देखिए जो यहाँ पे आपका
लैक्टोज होता है, ये जैसे ही स्टमक में जाता है तो ये चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में। आपको पता है जो स्टमक होता है वहां पे एसिड होता है, तो जो बैक्टीरिया बेबी इंजेस्ट करता है वो यहाँ पे किल हो जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड के थ्रू लिख लेते हैं। लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बाय लैक्टोबैसिलाई इन स्टमक। मैंने कहा था कुछ बैक्टीरिया आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं, उनमें से एक लैक्टोबैसिलाई है। तो यहाँ पे जब लैक्टोज जाएगा आपके स्टमक में तो वहां पे उसको लैक्टोबैसिलाई मिलेगा, लैक्टोबैसिलाई इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। बेबी के स्टमक में एसिड तो होता ही है, ये उसको और एसिडिक बना देगा। जितना ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट स्टमक में होगा उतना कम हार्मफुल बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा। तो कुल मिला के ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टोबैसिलाई इन स्टमक। तो इसकी वजह से लैक्टिक एसिड है तो बेबी का स्टमक और एसिडिक हो जाएगा, which makes baby's stomach more acidic, which prevents growth of harmful bacteria, growth of harmful bacteria। ब्रेन ग्रोथ की बात हम लोगों ने पहले ही कर ली थी, है ना। तो इस टाइप से हम लोगों ने देख लिया है कि जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है बेबी के मिल्क में, सॉरी मदर के मिल्क में, वो लैक्टोज होता है। और ये एक तो ब्रेन ग्रोथ में काफी हेल्पफुल होता है, दूसरा आपका ये इम्यूनिटी देने में काफी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा कुछ आपके होते हैं ह्यूमन मिल्क ओलाइगोसैकराइड्स, जैसे पॉलीसैकराइड होता है, मोनोसैकराइड्स होता है, ऐसे एचएमओ होता है जिसको आप कहते हो ह्यूमन मिल्क ओलाइगोसैकराइड्स। लिख लेते हैं एचएमओ, ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकराइड्स। इनका रोल ये होता है कि बेबी में जो आपके इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करते हैं, और दूसरा काम ये करते हैं कि आपका जो फूड होता है उसमें जो एलर्जेंस वगैरह गए हैं उससे बेबी को प्रोटेक्ट करना। तो लिख लेते हैं दे स्ट्रेंथन बेबीज इम्यून सिस्टम, दे स्ट्रेंथन बेबीज इम्यून सिस्टम and protect food allergies and asthma। ये माना जाता है जो बच्चे ब्रेस्ट फेड होते हैं उनमें अस्थमा वगैरह कम होता है। इसका एक रीजन और है, देखिए जैसे मान लीजिए अगर बेबी ने कोई खाना खाया, अगर बेबी ने खाना खाया कोई भी, तो उससे उसमें कुछ ना कुछ प्रोटीन्स आपकी ऐसी भी जा सकती हो सकता है जिससे बेबी एलर्जिक हो। तो अगर यहाँ पे मदर मिल्क किसी ने लिया है तो मदर मिल्क में IgA मिल गया उसको, मतलब एंटी बॉडी। और मान लीजिए उसने कोई ऐसी प्रोटीन खा लिया जिससे वो हो सकता है एलर्जिक हो, तो यहाँ पे एंटीजन है। तो अगर मदर मिल्क के साथ वो फूड ले रहा है कुछ, तो यहाँ पे IgA उस प्रोटीन को न्यूट्रलाइज कर देगा जिससे बेबी एलर्जिक होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं एलर्जिक प्रोटीन। तो कुल मिला के बेबी इस एलर्जिक प्रोटीन से एक्सपोज नहीं होगा। फिर से बताते हैं, मदर के मिल्क में इम्यूनोग्लोबुलिन ए होगा, इम्यूनोग्लोबुलिन ए अगर होगा, फूड के साथ अगर कोई एंटीजन भी जा रहा है, क्योंकि 6 महीने के बाद तो बच्चा कुछ ना कुछ खाने लगेगा, तो ये एंटीजन उसके म्यूकोसा के अंदर भी जा सकता है क्योंकि प्रोटीन है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है। लेकिन जो सिक्रीटरी एंटीबॉडी होती है इस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देती है। इस वजह से बच्चे में जो ब्रेस्ट फेड होते हैं उनमें एलर्जिक प्रॉब्लम्स वगैरह काफी कम होती हैं। तो लिख लेते हैं IgA इन ब्रेस्ट मिल्क न्यूट्रलाइजेस एलर्जेंस इन फूड। ठीक है, इसी की वजह से
बच्चे में माना जाता है कि जो ब्रेस्ट फेड बेबीज होते हैं उनमें आगे चल के अस्थमा या ऑटो इम्यून डिसीज या एलर्जिक डिसऑर्डर्स कम होते हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं प्रोटीन पे। हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि ह्यूमन मिल्क में प्रोटीन कंसंट्रेशन लोवेस्ट होता है, इसीलिए ह्यूमन के जो इन्फेंट होते हैं उनका रेट ऑफ ग्रोथ मिनिमम होता है अगर हम किसी और मैमल से कंपेयर करें। लिख लीजिए यहाँ पे प्रोटीन, पहली लाइन लिखिए, ह्यूमन मिल्क हैज लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। ह्यूमन मिल्क हैज लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन करीब 1.0 टू 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर। इसी की वजह से हम लोगों ने शुरू में ही देख लिया था कि जो ह्यूमन मिल्क का जो ह्यूमन बेबी होता है उसका ग्रोथ रेट सबसे कम होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो प्रोटीन भी होगा वो ज्यादातर व्हे प्रोटीन होगा। व्हे प्रोटीन की बात किया जाए तो ये होता है लैक्ट एल्ब्यूमिन एंड लैक्ट ग्लोब्यूलिन। दिस इज इजियर टू डाइजेस्ट। ठीक है, व्हे प्रोटीन जो होता है इजियर टू डाइजेस्ट, इजियर टू डाइजेस्ट। लेकिन अगर काउ मिल्क वगैरह हम लोग लेंगे तो उसमें आपका केसीन प्रोटीन होता है, ठीक है, जो उतना इजी नहीं होता डाइजेस्ट करने के लिए। लिख लेते हैं, वेयर एज केसीन इज इन ग्रेटर अमाउंट इन काउज मिल्क। तो ये इतना इजी नहीं होता है डाइजेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखा गया है प्रोटीन क्वालिटी बेटर इसलिए होती है जबकि कम होती है ह्यूमन मिल्क में, क्योंकि ये बेटर एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, और जो लोग बेटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्रोटीन्स को उनमें वॉमिटिंग वगैरह के भी चांसेस कम होते हैं। इसलिए जो बच्चे मदर मिल्क पीते हैं उनका डाइजेशन बेटर रहता है, तो रिगर्जिटेशन ऑफ फीड फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल उनमें कम रहता है। अगला चीज हम लोग देख लेते हैं, फैट भी होता है मिल्क में। फैट, तो फैट भी काफी कम होता है ह्यूमन मिल्क में। यहाँ पे लिख लेते हैं, जो फैट कंटेंट होता है दैट इज 3.4 ग्राम पर डेसीलीटर। यहाँ पे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज ये देख लिया था, एक डोकोसा हेक्सानोइक एसिड होता है जो कि ब्रेन के ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। लिख लीजिए, हाईएस्ट कंसंट्रेशन, ऐसा नहीं कि काउ मिल्क में होता ही नहीं है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ DHA, that is डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। यहाँ पे अमाउंट भी लिख लीजिए, 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क, इन ह्यूमन मिल्क। ये ब्रेन ग्रोथ या माइलिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वजह से जो बच्चे ब्रेस्ट फेड होते हैं उनका IQ बेटर होता है। Therefore, IQ of breastfed babies is higher. Higher as compared to top fed. इसके पहले भी हम लोगों ने देख लिया था क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपके जो बेबीज आपके मदर फेड होते हैं उनका IQ बेटर होता है। इसके अलावा हम लोगों ने एलर्जी वाली चीजें भी देख ली। एक इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, जो बच्चे ब्रेस्ट फेड होते हैं उनमें आगे चल के कैंसर्स वगैरह भी कम होते हैं। लिख लीजिए, नोट, अपार्ट फ्रॉम लेस इन्फेक्शंस, मतलब बेटर इम्यूनिटी होती है, एंड एलर्जिक प्रॉब्लम्स, breastfed babies have low incidence of cancer, have low incidence of cancer in later life, incidence of cancer या malignancy in later life आगे चल के, क्योंकि मैलिग्नेंसी की बात की जाए तो ये तो ओल्ड एज की डिसीज होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज ये देख लिया कि जो ब्रेस्ट फेड बेबीज होते हैं उनके स्टमक का एनवायरनमेंट और ज्यादा एसिडिक होता है,
इसके अलावा एक चीज और है, जो भी हम लोगों ने नया नया प्रोटीन पढ़ा है, वे प्रोटीन, जिसको हम लोग लैक्ट एल्ब्यूमिन कह रहे हैं। तो लैक्ट एल्ब्यूमिन आपका बाइंड कर जाता है, अगर कोई मदर फेट पे होगा तो वहाँ लैक्ट एल्ब्यूमिन मिलेगा। ये बाइंड कर जाता है ओलिक एसिड, एक फैटी एसिड से, जिससे बन जाता है हेमलेट। ये हेमलेट आपके ट्यूमर सेल्स को किल कर देता है। लिख लीजिए, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन binds with oleic acid to form complex called Hamlet, which kills tumor cells and protect against कैंसर। तो ये भी याद करने वाली चीज है कि कुछ कॉम्प्लेक्स वे प्रोटीन की वजह से ओलिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसकी वजह से कैंसर फ्यूचर लाइफ में या उस समय भी जो ब्लड मैलिग्नेंसीज हो सकती हैं, वो ऐसे क्या कहते हैं, ब्रेस्ट फेड बेबीज में कम होता है। अगर डिसएडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क की बात किया जाए तो यहाँ पे याद रखने की चीज ये है कि अगर मदर वेजिटेरियन है तो बेबी में विटामिन बी 12 की भी डिफिशियंसी ज्यादा हो सकती है। बाकी हम लोगों ने पहले भी बात की थी, विटामिन के और विटामिन डी तो मदर के मिल्क में कम होता ही है। लिख लेते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन मिल्क, डिसएडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन मिल्क। यहाँ पे सबसे पहली चीज लिख लेते हैं, इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ विटामिन के। अब इसीलिए विटामिन के कम होता है तो न्यू बॉर्न को हम लोग जैसे ही बर्थ होता है तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 1 ग्राम विटामिन के का लगाते हैं। ये कंपलसरी होता है, ये इम्यूनाइजेशन का भी पार्ट नहीं है। एक तरह से ये प्रिवेंशन है हीमरेजिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न से, कि आगे उसको ब्लीडिंग ना हो। आपको पता है विटामिन के का काम होता है विटामिन डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाना, जो है सेकेंड, फिफ्थ, सेवेंथ, टेंथ। ठीक है, सेकेंड, 7, 9, 10 ऐसा है। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा विटामिन के। तो इसलिए कोई भी न्यूबॉर्न होता है, ये इंजेक्शन कैप्लिन नाम से आता है। आपको जैसे ही बर्थ होता है बेबी का, तुरंत लगाना होता है इंजेक्शन कैप्लिन 1 मिलीग्राम। ठीक है, ऊपर मैंने ग्राम कर दिया, दिस इज 1 मिलीग्राम। इसके अलावा सेकेंड चीज क्या है, विटामिन डी भी कम होता है, इट इज डिफिशियंट इन विटामिन डी। इसीलिए हम लोग बच्चे को, न्यूबॉर्न को 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी भी देते हैं। ठीक है, विटामिन डी के ड्रॉप्स आते हैं। इसके अलावा अगर मदर वेजिटेरियन है तो देखा गया है विटामिन बी 12 की भी डिफिशियंसी हो सकती है। लेस अमाउंट ऑफ विटामिन बी 12 इफ मदर इज वेजिटेरियन। आप लोगों को पता होगा विटामिन बी 12 केवल एनिमल सोर्स से मिलता है या बेबी के, सॉरी, जो अपनी बॉडी होती है उसमें इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया उसको सिंथेसाइज करते हैं। जहां तक फर्स्ट मिल्क की बात हुई तो उसको हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। फर्स्ट मिल्क काफी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाई जाती हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कोलेस्ट्रम, ये फर्स्ट मिल्क होता है। ठीक है, और फर्स्ट 3 डेज तक जो मिल्क होता है वो काफी थिक होता है और येलोइश होता है। लिख लेते हैं मिल्क ऑफ फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी it is very thick, yellowish
contains lot of immunoglobulins, मतलब बेबी के लिए काफी, इम्यूनिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्लस बहुत ज्यादा अमाउंट इसमें वाइटमिन्स का होता है, खासकर फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स एंड हाई अमाउंट ऑफ वाइटमिन ए, डी, ई, के। अब आप देख सकते हैं कि जो वाइटमिन के होता है और वाइटमिन डी होता है, ये फर्स्ट 3 डेज में ज्यादा मिलता है। आजकल देखा गया है तो काफी लोग ब्रेस्ट फीडिंग कराते नहीं है, वैसे भी आगे चल के वाइटमिन डी और वाइटमिन के कम मिलना है। अगर किसी ने पहला मिल्क नहीं पिया, शुरू में 3 दिन तक नहीं पिया है, तो ये कंटेंट्स उसको हो सकता है काफी कम हो और इससे रिलेटेड डिफिशियंसी भी उसे मिले। इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर। आगे चल के उल्टा हो जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स वाइटमिन्स कम हो जाते हैं, फैट शुगर ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे 2 चीज और होती है, जैसे अगर मान लीजिए बेबी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो मदर में प्रोलैक्टिन निकलता है और दूसरी चीज है ऑक्सीटोसिन निकलता है। प्रोलैक्टिन उस फीड के बाद बढ़ जाता है ताकि नेक्स्ट फीड के लिए मदर ज्यादा मिल्क जनरेट कर पाए, और ऑक्सीटोसिन जिस समय बेबी सकल कर रहा होगा उस समय मदर के ब्रेस्ट से इजेक्ट होगा मिल्क, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन को हम लोग कहते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन, प्रोलैक्टिन को हम लोग कहते हैं मिल्क सिक्रीशन हार्मोन। लिख लेते हैं, ऑक्सीटोसिन इज मिल्क इजेक्शन हार्मोन, ठीक है। और दूसरा आपका प्रोलैक्टिन है, ये मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन ये आपका मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है। बात किया जाए, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है मदर के, ये सब आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, और ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, मतलब दोनों पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ब्रेस्ट मिल्क के लिए इतना काफी है। अब आप